पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2016 के विधानसभा चुनाव से 2019 के लोकसभा चुनाव तक क्या बदला, जिससे भाजपा ने जहां पर विधानसभा में मात्र 3 सीटें जीती थी, वहीं लोकसभा में 18 सीटें जीत ली। और 2021 में और क्या बदलने की अपेक्षा है, इस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन यह समझने के लिए सबसे पहले आपको बंगाल की जनसांख्यिकी समझनी होगी। बंगाल में 23 जिले हैं, जिनमें से 3 जिलों में मुस्लिम जनसंख्या 50% से अधिक है और हिंदू जनसंख्या 50% से कम है। इसके अलावा 5 जिले ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 15% से अधिक है। ऐसे ही 9 जिले ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25% से अधिक है। ऐसे में ममता बनर्जी का जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है, वह रहा है एससी, एसटी और मुस्लिम। और इसलिए आप देखेंगे कि 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 211 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इसको आंकड़ों के अनुसार समझें तो पाएंगे कि यदि मुस्लिम और एससी यानी अनुसूचित जाति के वोट बैंक को मिला दे, उनकी जनसंख्या को मिला दे, तो 8 जिले ऐसे होते हैं जहां पर उनकी जनसंख्या 50% से अधिक है। और यदि मुस्लिम, एससी और एसटी तीनों को मिला दे तो 8 जिले ऐसे होते हैं जहां पर उनकी जनसंख्या 2/3 से अधिक है और 23 में से 12 जिलों पर उनकी जनसंख्या 50% से अधिक है, जो कि वैसे ही मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस करने जितना तृणमूल कांग्रेस को एक बहुमत दे देता है। यह बहुमत क्या तृणमूल कांग्रेस जारी रख पाएगी, इसको समझें 2019 के चुनावों से। 2016 में जहां तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीती थी, वही 2019 में यदि लोकसभा सीटों को विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित करें तो पाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस को मात्र 164 सीटें मिली। वही भाजपा 3 सीटों से उछलकर 121 सीटों पर आ गई, जो कि एक बहुत बड़ी उछाल है। और यदि आप अभी के ओपिनियन पोल्स देखेंगे तो उसमें भी यही पाएंगे कि तृणमूल का आंकड़ा लगभग इतना ही बताया जा रहा है, जो मेजॉरिटी मार्क से थोड़ा ऊपर हो, और भाजपा को 100 के आंकड़े के आसपास घूमता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन इन ओपिनियन पोल्स में भी एक फैक्टर ऐसा है जिससे यह हो सकता है कि ओपिनियन पोल्स गलत निकले, वह है कि कांग्रेस और वामपंथ की ओर से जो वोट ट्रांसफर तृणमूल की ओर हो रहा है, वह कवर अप कर दिया गया है तृणमूल से भाजपा की ओर जो वोट ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर, जिससे भाजपा सच में कितनी पैठ बना पा रही है इसका अंदाजा हो सकता है हमें ओपिनियन पोल से न लग पा रहा हो, और वास्तविकता में जब परिणाम आए तब हम इसका अंदाजा लगा पाए। लेकिन अभी हम कुछ जनसांख्यिकी की बात करेंगे। 81 सीटें, 294 में से 81 सीटें आरक्षित है एससी एसटी के लिए बंगाल में। इन सीटों की जनसांख्यिकी समझें। इनमें तृणमूल कांग्रेस 2016 में 59 सीटें जीती थी, वही 2019 में मात्र 34 सीटें जीती थी। और कांग्रेस और वामपंथ का जो गठबंधन है, उन्हें मिलाकर 21 सीटें थी पहले, जो कि मात्र 1 सीट पर रह गई। और जो 20 सीटें उन्होंने खोई, इनमें से 7 तृणमूल कांग्रेस के पास गई और शेष 13 भाजपा के पास आई। तो यदि हम 211 सीटों में जो आंकड़ा था, जो 164 पर आ गया, वह देखें तो भाजपा ने जो बढ़त प्राप्त की 121 सीट, उसमें 67 उन्हें मिली थी कांग्रेस और वामपंथ से, यानी आधी से ज्यादा बढ़त उन्होंने कांग्रेस वामपंथ के वोट शेयर में से निकाली है। और तृणमूल कांग्रेस से काफी कम आई है, लगभग 40 के आसपास। लेकिन जब हम रिजर्व सीट्स पर आ जाते हैं तो भाजपा ने जो जीत हासिल की है, वह ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस की सीटों में से हासिल की है। और ऐसे में सिर्फ 59 में से 27 सीटें ही तृणमूल कांग्रेस रिटेन कर पाई, जो रिजर्व सीट्स थी उनमें से, और साथ ही 7 सीटें उसे मिली कांग्रेस और वामपंथ से। ऐसे में हम एक बहुत बड़े बिंदु पर आ जाते हैं, वह यह है कि जहां पर मुस्लिम और एससी इन दोनों की जनसंख्या 50% से अधिक है, जिसका मैंने बताया कि 8 जिले ऐसे हैं, उनमें से 6 जिलों में 2019 में भाजपा अपना प्रभाव छोड़ पाई थी और मात्र 2 जिले ही ऐसे थे जहां पर ये काम नहीं कर पाई। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि भाजपा की राजनीति वहां तो काम करती ही है जहां मुस्लिम जनसंख्या कम हो, लेकिन जहां पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक का कंसोलिडेशन तोड़ने में भाजपा सफल होती है, वहां भी इसे अच्छे वोट मिल सकते हैं। ऐसे में सिर्फ दक्षिण बंगाल ही ऐसा क्षेत्र रहा था जहां पर मुस्लिम जनसंख्या कम भी थी, फिर भी भाजपा सेंध नहीं मार पाई, क्योंकि जो मुस्लिम और एससी का कंसोलिडेशन था उसे भाजपा नहीं तोड़ पाई। हालांकि इस बार के चुनाव में ऐसा होने की संभावना है कि भाजपा इसे तोड़ सके, क्योंकि कई सारे नेता
जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे वह इसकी पार्टी में आ गए हैं, जैसे दिनेश त्रिवेदी जो बैरकपुर चुनाव 2019 में काफी कम मार्जिन से हारे थे, जो कि नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ता है। वहां पर यह देखने को मिला कि वह कम मार्जिन एससी वोट के कारण ही थी, और अब जब दिनेश त्रिवेदी नहीं रहे हैं तो और अधिक एससी वोट हो सकता है भाजपा की ओर जाए। ऐसे ही दक्षिण बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, वह भी अपने साथ काफी मात्रा में वोट शेयर लेकर आएंगे, जो फिर से जो समीकरण है उन्हें परिवर्तित करने का बल रखता है। ऐसे में 5 निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। सबसे पहला निष्कर्ष यह कि तृणमूल का जो वोट बैंक है वह धीरे धीरे खिसक रहा है भाजपा की ओर, ऐसी संभावना है। यह अवश्य है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट बैंक है वह पहले ही घिसक चुका है, और इसलिए अब भाजपा के पास यह स्कोप नहीं है कि वह उनके वोट बैंक में और सेंध मार सके, और इसलिए भाजपा को अगर जीतना है तो उसे तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध मारना होगा। दूसरी बात यह है कि दलित यानी अनुसूचित जातियों का वोट बैंक भी धीरे धीरे भाजपा की ओर आकर्षित हो रहा है। तीसरी बात है कि अनुसूचित जनजाति का वोट बैंक पहले ही काफी संख्या में भाजपा की ओर जा चुका है। चौथी बात यह है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो विधानसभा सीटों में देखें 2019 के चुनाव में तो एक भी सीट पर कम्युनिस्ट आगे नहीं थे, तो उनकी पार्टी एक तरह से अपने अंत की ओर जा रही है। और ऐसा ही कांग्रेस के साथ है, जो तथाकथित सेक्युलर राजनीति करती है, लेकिन अब उसका यह वोट बैंक कम हो रहा है, क्योंकि एक कास्ट के ऊपर उठकर कंसोलिडेशन हो रहा है हिंदू वोट्स का, जो कि भाजपा के पक्ष में जा रहा है। और पांचवी बात यही है कि जो कास्ट कंसोलिडेशन हो रहा है हिंदुओं का, वह भाजपा को लाभ पहुंचा सकता है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।